एक लड़की अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। उसकी माँ ड्यूटी पे से आई नहीं। उसकी माँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल होता है रुद्रपुर में, जो उसके घर से लगभग 19 किलोमीटर था। वहां पे जॉब करती है, नर्स की काम करती है, मरीजों की देखभाल करती है। ये घटना है लगभग 30 जुलाई की। उसकी माँ उस दिन घर पर नहीं आ पाती। उसकी जो लड़की होती है, 9 वर्ष की जो छोटी सी बच्ची होती है, अपनी माँ का इंतजार कर रही थी कि कब मेरी माँ आएगी। उसकी जो लड़की होती है, लगभग रात के 9 बज जाते हैं, अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। तो उसने खाना भी नहीं खाया, कुछ खाया पिया भी नहीं था। रात का जब 1 बज जाता है, लड़की का सब्र का बांध टूट जाता है। तो वो जोर जोर से उसकी रोने की आवाजें जो निकल रही थी, वो पड़ोस वाले सुन लेते हैं। पड़ोस वाले आते हैं, उस लड़की से बातचीत करते हैं। उस लड़की पड़ोस वाले उस लड़की को समझाते हैं बच्ची को कि आ जाएगी कहीं ना कहीं, या हॉस्पिटल में रह गई होगी। पड़ोस वाले फिर भी उसकी माँ को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो उसका मोबाइल नंबर था, पड़ोसी उसके मम्मी के फोन पे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब उसका फोन स्विच ऑफ आता है, कहीं भी कांटेक्ट नहीं हो पाता, तब वो सुबह होने का इंतजार करते हैं। उसकी बच्ची से कहते हैं कि सुबह होगा, सुबह होते ही आप तुम्हारी मम्मी को ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। सुबह को जब दिन निकलता है, तो जो पड़ोसी होते हैं उसकी ननिहाल को, जो नर्स की जो पीहर होता है, वहां पे मायका होता है, वहां पे कांटेक्ट करते हैं। उन्हें सारी घटना की स्थिति बताते हैं कि ऐसे ऐसा रात को नहीं आ पाई हैं। ननिहाल वाले, जो लड़की होती है उसकी ननिहाल वाले घर आते हैं और अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। उसकी जो छोटी लड़की, जो नर्स की छोटी बहन होती है, वो उन्होंने नजदीकी थाना में, जो रुद्रपुर था, उसकी रुद्रपुर के थाने में वहां पे एफआईआर कराते हैं, की जाती है। पुलिस इतनी उस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लेती जितनी गंभीरता से उसे लेना चाहिए था। पुलिस आखिरकार उसको ठंडे बस्ते में डाल देती है। और ये केस भी उसी तरह जैसे कलकत्ता का केस था, वही केस सेम टू सेम यही केस बन जाता है कि पुलिस वहां पे भी गंभीरता से नहीं लेती और यहाँ पे भी गंभीरता से नहीं ले पाती। जब उसकी जो छोटी बहन होती है, जो 19 किलोमीटर का दायरा था, जो महिला रहती थी, वो कस्बे का नाम था डिबडिबा। जो रामपुर जो शहर होता है उत्तर प्रदेश का, उसके पास का एक कस्बा लगता है, गांव लगता है डिबडिबा। वहां से उस हॉस्पिटल की दूरी लगभग 19 किलोमीटर थी। नर्स की छोटी बहन ने, जो 19 किलोमीटर का दायरा था, वहां के धोरे पड़ोस के रास्ते, खेत खलियान, वहां से छानबीन शुरू की। फिर लगभग 8 दिन बाद 8 अगस्त 2024 को शाम को 5 बजे का टाइम था, पुलिस का फोन पहुंचता है उसकी मौसी के पास कि ऐसे ऐसे आपको थाने में आना है, एक लाश मिली है, जहां आपके साथ चलना है और उसकी पहचान करनी है। जैसे ही परिवार वाले थाने में पहुंचते हैं और पुलिस वालों के साथ जाते हैं, तो वसुंधरा रोड पड़ती है। रामपुर से जो वसुंधरा रोड पड़ती है, जो डिब्डीबा थाने तक, वहां गांव तक जाती है, तो वहां पे झाड़ियां होती है, वहां पे उसकी लाश पाई जाती है। लाश की पहचान उसके कपड़ों के आधार, सामान के आधार पर की जाती है। आखिरकार ये किसने किया, कौन था, क्या हुआ इसके साथ, ये बहुत सारे सवाल थे जो उनके परिजनों को जानना था। मगर पुलिस इस पर कोई एक्शन या कोई कार्रवाई अच्छे से नहीं कर पाती, जब तक कि कोई बाहरी दबाव नहीं पड़े। पुलिस पर जब दबाव पड़ता है, तो पुलिस अपनी कार्रवाई में लग जाती है और 500 से ज्यादा जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उन्हें खंगाला जाता है। उन सीसीटीवी कैमरों में से एक कैमरा ऐसा था जिसमें वो महिला एक ई रिक्शा में बैठी हुई जा रही थी और इस ई रिक्शा से वहां पर उतरती है, और एक अनजान आदमी, जिसकी कोई पहचान नहीं हो पा रही थी, वो उस महिला के पीछे पीछे जाता है। आदमी का पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार कौन है। फिर उसका मोबाइल नंबर की लोकेशन या उसका सर्विलेंस पर लगाया जाता है। उसका जो मोबाइल था वो वहां पर नहीं मिला था। फिर उस मोबाइल को सर्विलेंस पर लगाया जाता है। लगभग 3-4 दिन गुजर जाते हैं, कोई पता नहीं चलता। लगभग जब 7-8 दिन और गुजर जाते हैं, तो एक दिन उसके मोबाइल की जो लोकेशन होती है, बरेली का एक थाना पड़ता है शाही, और उसका एक गांव है तुर्कापट्टी। तुर्कापट्टी, वहां पे एक महिला होती है खुशबू नाम की, जो उस मोबाइल का यूज कर रही थी। खुशबू के पास जब पुलिस फोन करती है और उसे बताती है, तो खुशबू थोड़ी डर जाती है। खुशबू का जो पति धर्मेंद्र, जिसका नाम धर्मेंद्र होता है, वो घर आता है। घर आने के बाद उसकी जो पत्नी होती है खुशबू, सारी बात धर्मेंद्र से बताती है कि ऐसे ऐसे एक महिला पुलिस का फोन आया है, ये मोबाइल कहाँ से आया है,
क्योंकि इस मोबाइल को पहले धर्मेंद्र यूज कर रहा था, उसके बाद में जो अपनी उसकी घरवाली खुशबू करने लगती है। धर्मेंद्र को जैसी वो बात बताती है खुशबू, धर्मेंद्र अपनी वाइफ को, पत्नी को साथ लेता है, कुछ जरूरी सामान लेता है घर से और वहां से भाग जाता है। पुलिस वहां पहुंचती है उनके गांव, उसकी तलाश करती है, कब धर्मेंद्र का कोई पता नहीं चलता, धर्मेंद्र वहां से क्योंकि भाग चुका था। अब पुलिस के पास ऐसा कोई सुराग नहीं था जिससे धर्मेंद्र को ढूंढ पाए। फिर उस जहां तहां से उसके रिश्तेदार को उठाया जाता है, उसके रिश्तेदारों से उसका मोबाइल नंबर जिससे वो बात कर रहा था, उसका मोबाइल नंबर लिया जाता है और वो राजस्थान के जोधपुर में उसकी लोकेशन मिल जाती है। धर्मेंद्र को और उसकी पत्नी खुशबू को पुलिस जोधपुर से उठा के देहरादून लेके जाती है, उससे पूछताछ की जाती है। जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो धर्मेंद्र आखिरकार टूट जाता है और धर्मेंद्र बताता है कि एक कहानी सुनाता है कि ये महिला के पास ऐसा बैग था, कोई जरूरी सामान था, मोबाइल था, पैसे थे, उसके पीछे वो सुनसान इलाके में जा रहा था, उसके पीछे वो लग जाता है, वहां से उसके पीछे हो जाता है। उसके पीछे जाते जाते जब कोई रास्ते में नहीं होता तो उस मोबाइल, जो महिला होती है, नर्स जो होती है, उससे वो सामान को छीनने की कोशिश करता है, मगर महिला ठीक ठाक जिसकी हेल्थ थी नर्स की, वो उससे झीना झपटी करती है, उससे मुकाबला करती है। धर्मेंद्र एक आदमी था जिससे उसकी ताकत उससे ज्यादा थी, उसने उसका सर जब थोड़ा तेजी से पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। जो नर्स थी वो बेहोश हो गई वहां पे। नर्स जैसे ही बेहोशी की हालत में वहां पड़ी हुई थी, उसकी नीयत फिसल जाती है, उसकी नीयत में कुछ बदलाव आ जाता है। धर्मेंद्र उसे खींच के झाड़ियों के पास लेके जाता है और उसके साथ बार बार बलात्कार करता है। जब उसकी मनोकामना हो जाती है, घिनौनी हरकत वो जब तक वो कर नहीं लेता, वो वहां से जैसी भागने की कोशिश करता है, फिर उसके मन में एक दिमाग बार बार उसके साथ कर लेता है। फिर वहां से उसकी जब जाने की सोचता है तो जाने में पहले उसके विचार आता है कि अगर इसने मुझे देख लिया या उसने मुझे देख लिया होगा तो ये पुलिस में कंप्लेन कराएगी, इसलिए इसे मार दिया जाए। उसने उसका ही दुपट्टा गले में लपेटा और उसे ज्यादा खींचने की कोशिश की, जिसका उसका दम घुटा और दम घटने से उस महिला की मृत्यु हो जाती है और वहां से चला जाता है। उसका मोबाइल ले जाता है उठा के, कुछ जरूरी सामान जो उसके कीमती था, जो यूज करने वाला था, वो सामान ओनली भी ले जाता है। मोबाइल वो कुछ दिन तक यूज करता है, फिर अपनी पत्नी खुशबू को दे देता है। जो नर्स थी उसकी लाश वो झाड़ियों में पड़ी रहती है, क्योंकि वो रास्ता चलने फिरने वाला भी था, ज्यादा चलने वाला भी था। उनके घरकों का, ऐसा जो नर्स थी उसके घरकों का मानना है कि इस पे कोई ऐसा केमिकल डाला गया है जो इसकी लाश को चढ़ाया गया है, मगर पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ तो था नहीं जिससे वो डॉक्टर साबित करें कि इसमें कुछ केमिकल डाला गया जिससे लाश सड़ गई, ज्यादा सड़ी गई थी। ना ही कोई ऐसी धर्मेंद्र ने कोई बात कबूली, और जो धर्मेंद्र था वो वही अपराधी होता है। मगर उसके घर वालों का कहना है कि जो हॉस्पिटल है वहां भी पूछताछ की गई थी तो हॉस्पिटल वालों ने भी इतने अच्छे से कोऑपरेट नहीं किया। 3 साल से जो वहां की वर्कर थी लगातार, वहां पे भी ज्यादा वर्कर नहीं किया। उनका जो संदेह था वो हॉस्पिटल की तरफ को भी जाता है, जो उधम सिंह नगर में है, प्राइवेट एक हॉस्पिटल चलता है उधम सिंह नगर में। फिर उस महिला के साथ ऐसा लगता है जैसे एक नहीं, ये धर्मेंद्र नहीं, अलग कोई और भी साथ था। पुलिस इतनी अच्छे से जांच भी नहीं कर रही, क्योंकि जो क्राइम हुआ वो हुआ उत्तर प्रदेश में, जो ड्यूटी करती थी वो जो करती थी उत्तराखंड में। उत्तराखंड की पुलिस यूपी पुलिस के ऊपर टाल रही है, यूपी पुलिस उत्तराखंड पुलिस के ऊपर टाल रही है। तो इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।